हे क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारी नीट की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख रहे हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकें और हमारे अंदर एक्यूरेसी आ सके। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है नीट में, हमारा टारगेट है 360 में से 360 लाने का। इसके लिए हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो किसी से सही नहीं होते हैं, पर वो आपका लक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चंस भी आप क्लियर करके 360 में से 360 मार्क्स ले सकते हो। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आपके पास फिक्स है तो बहुत बड़ा संसार, लेकिन आपके पास फिक्स एनसीईआरटी, आपके पास फिक्स कॉन्सेप्ट है, आप जिसके अंदर अपने को प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर आप नंबर ला सकते हो। नीट में सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बायोलॉजी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यदि बायोलॉजी में आप नंबर ले आते हो ना तो आपका मैक्स टू मैक्स रहता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर कुछ मार्क्स आकर आप जो एमबीबीएस सीट है, जो आपका गोल है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो हम एक सीरीज चला रखे हैं जिसमें हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेशन। आप वीडियो को लास्ट तक देखना एंड सबसे पहले आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 11th में हैं, जो जिनका डाइजेशन टॉपिक चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, उनका भी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम नॉर्मल मॉड्यूल से देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है उसके अंदर वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका। चलो शुरू करते हैं हमारा रेस्पिरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of following is not the function of conducting part of respiratory system? कि कौन सा जो फंक्शन नहीं है, कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहले हमने सेम बात करी थी, जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा नोट से आते हैं, मैक्स टू मैक्स किससे आते हैं, नोट से आते हैं। तो ध्यान रखना कि फंक्शन नहीं पूछ रहा, वो कौन सा फंक्शन नहीं है पूछ रहा है और किसका फंक्शन नहीं है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, हमारा नेजल पाथ आता है। तो इसके अंदर होते हैं दो भाग, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट के अंदर क्या होता है, एयर लेके जाने का काम होता है, जिसके अंदर आते हैं हमारे नेजल पाथ। क्या क्या आता है, नेजल पाथ आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आती है, ब्रोंकियोल्स आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है उसके अंदर आती है हमारी एल्वियोलाई। क्या आती है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो वो पूछ रहा है कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफरेंट डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। सरफेस थोड़ी प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीजन और CO2 के डिफ्यूजन के लिए, ये तो कौन करता है, एल्वियोलाई करती है ना हमारी। तो हमारा आंसर तो यही आ गया फर्स्ट ही। और नीचे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट क्लियर्स इनहेल एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जो हमारी नेजल पाथ होता है उसके अंदर रोम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स है ना, उन्हें नोज के एक्सटर्नल जो पाथ है उसके अंदर ही रोकने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करके वहाँ पर ह्यूमिडिटी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से यदि मान लो हम किसी गर्म जगह पर भी क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तब भी उसका टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, हेयर्स की वजह से होता है, वहाँ के म्यूकस की वजह से होता है। एक लंबा पाथ है जहाँ पर क्या हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है। यदि हम एयर इस साइड ले रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो फोर्थ क्या है हमारा, टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर। ठीक है, ये काम करता है हमारा कौन सा, कंडक्टिंग पार्ट, नेजल पाथ जो करता है। इनहेल एयर इन ह्यूमिडिफाई, ये कौन करता है, म्यूकस जो होता है वो कैसा करता है, नम बनाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। ये वाला क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जा सकता है। अभी उसने क्या बोला, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन जो है ना वो डिलीवर करता है। क्वेश्चन सबको ध्यान से पढ़ना है, कितनी ऑक्सीजन जो है डिलीवर करता है। तो डिलीवर कितनी करता है, 5 ml करता है सेल को। जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, सबसे पहली बात तो यदि वो पूछे लेके कितनी जाता है, तो लेके जाता है वो 20 ml। डिलीवर कितनी करता है, 5 ml।
इसके अंदर भी उसने देखो जो सेकंड वर्ड है वो ध्यान से पढ़ो, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर टिश्यू को कितनी देता है, 5 ml देता है। यदि मान लो वो एक्सरसाइज कर रहा होता भाई, एक्सरसाइज कर रहा होता तो कितनी देगा, 15 ml। कितनी देता है, 15 ml। तो मतलब जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो है कितनी ऑक्सीजन को लेके जाता है। ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है कि पहली बात तो लेके कितनी जाता है, वो लेके जाता है 20 ml बाइंड कर सकता है। वो टिश्यू या सेल को कितनी प्रोवाइड करवाता है, 5 ml। यदि मान लो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, यदि जो ह्यूमन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, कोई काम कर रहा है जिसमें थकान हो रही है, जिसमें उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो कितनी देकर आता है, 15 ml देकर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ऑक्योर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब है हमारे लंग्स। ठीक है, ये हमने बना लिए ब्रोंकाई, ये हमने बना ली ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पर ये है हमारा सराउंडिंग, और ये है हमारे लंग्स। अब बताओ एयर कहाँ जाती है, ये कॉन्सेप्ट है। एयर कहाँ जाती है, अधिक प्रेशर से, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है उससे प्रेशर कम की तरफ जाती है, तो बाहर की तरफ प्रेशर, क्योंकि हमें क्या करना है, क्या बोला इसने, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायरेशन करना है हमें। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम। और एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। प्रेशर यदि कम होगा तो वॉल्यूम कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक रूम है जो है हमारे पास बड़ा और दूसरा रूम जो है हमारे पास छोटा। सेम गैस की क्वांटिटी हमने इसमें डाल रखी है, सेम हमने इसमें डाल रखी है। बड़ा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इसका दाब कम होगा या ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा, और प्रेशर जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। सेम ऐसे जो छोटा रूम है उसके अंदर, छोटे रूम के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा एंड प्रेशर जो होगा वो कैसे होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं ऑप्शंस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है नहीं होता। डायफ्राम कहाँ होता है, हमारे लंग्स के नीचे की साइड। डायफ्राम होता है हमारे कैसे, गुंबदाकार शेप में, ऐसी शेप में होता है। अब बताओ, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है। डायफ्राम गुंबदाकार से कैसा हो जाता है, फ्लैट, जिस वजह से यदि वो नीचे आ जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमारी रिब्स होती है उनके बीच में प्रेजेंट होती है इंटरकॉस्टल मसल्स, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो रिब्स होती है वो बाहर की तरफ पुश होती हैं, बाहर की तरफ निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज से क्या होता है, प्रेशर कम होता है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो फिर क्या होगा, उससे जो हमारी एयर है वो अंदर आएगी और क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, डिक्रीज हो ही नहीं सकता, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा तभी इंस्पायरेशन होगा। फोर्थ हमारा ऑप्शन आता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है ना वो होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, बात करते हैं इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर होता है वो होता क्या है, हमारा ये है लंग, इसके अंदर प्लूरल पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा है, इसके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है भाई, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, जो कैसा होता है, नेगेटिव। इस वजह से क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है ना कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गए, ए एंड बी, इसमें कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। फोर्थ हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला इसने, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का जो 97% होता है वो होता है किस रूप फॉर्म में होता है, HbO2 के फॉर्म में, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है 97% एंड 3% कैसा होता है, डिजोल्व। डिजोल्व किसके अंदर होगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड ऑफ पैराइटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली ये सही बात है। यदि PO2 ज़्यादा है तो PO2 क्या करेगा, बढ़ा हुआ PO2 क्या करेगा, HB को मोटिवेट करेगा कि भाई ऑक्सीजन से जाकर क्या कर, कंबाइंड हो जाए और क्या बना ले, HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना ले। तो ये ऑप्शन हमारा, ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, सही है। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा पैराइटल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ
ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, पैराइटल प्रेशर ऑफ CO2। तो ध्यान रखना है, यदि कभी भी किसी भी डिपेंडेंस की बात आती है ना कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो इफेक्ट करती है, ज़्यादा इफेक्ट करती है CO2 की, तो CO2 की ज़्यादा करती है। यदि मान लो पार्शियल P CO2 पे डिपेंड नहीं करेगा तो किस पर डिपेंड करेगा? मान लो P CO2 हो गया हमारा इंक्रीज और PO2 हो गया डिक्रीज, तो P CO2 हो जाएगा तो ऑक्सी कार्बामीन और हीमोग्लोबिन नहीं बन जाएगा। तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे भी डिपेंड करेगा, बाइंडिंग तो डिपेंड करेगी हीमोग्लोबिन पे, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो क्या है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है और CO2 से भी जुड़ सकता है। तो यदि CO2 ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा हो गया तो इफेक्ट करेगा ना बाइंडिंग को, तो करता है। नेक्स्ट हमारा आता है हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, देखो अब हम बात करते हैं H2CO3। ये हमारा क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। जब हमारे टिश्यू के अंदर CO2 इंक्रीज होगा तो CO2 बढ़ती है तो क्या होता है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक HCO3+ बना लेते हैं। कार्बोनिक जो लवण है वो बना लेते हैं, वो एसिड है वो बना लेते हैं। H+ कंसंट्रेशन बढ़ी तो pH क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। CO2 बढ़ गई तो क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हायर H+ कंसंट्रेशन में तो क्या होगा, HbO2 टूटेगा भाई, HbO2 टूटेगा और ऑक्सीजन किसके पास जाएगी, टिश्यू या सेल के पास प्रोवाइड होगी, क्योंकि उसके अंदर CO2 ज़्यादा हो रही है तो हमें उसको क्या देना है, ऑक्सीजन देना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। वो बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये क्या करेगा, फेवर करेगा। भाई फेवर थोड़ी कर रहा है, H+ बढ़ते ही तो ये क्या कर रहा है, HbO2 को तोड़ने का काम कर रहा है, तो ये फेवर नहीं कर रहा। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन तो क्या सही हो गया, थर्ड। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सही बात है, PCO2 ज्यादा होगा तो क्या करेगा, तोड़ेगा। यदि PCO2 ही कम होगा तो वो क्या करेगा, फेवर करेगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने का। थर्ड ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा। हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो डिजीज दे रखी है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, वो फर्स्ट आती है अस्थमा, सेकंड है एम्फाइसेमा, फिर आती है फाइब्रोसिस एंड दूसरी जो आती है वो आती है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया। तो अस्थमा की बात कर लेते हैं कि अस्थमा कैसे होता है। हम सब लोगों को पता है अस्थमा जो होता है वो होता है फॉरेन पार्टिकल्स से। किससे होता है, फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, धूल मिट्टी हो सकती है, पॉल्यूशन हो सकता है, ये सब हो सकते हैं हमारे कैसे, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से जो अस्थमा होता है, अस्थमा के अंदर अस्थमा का जो मेन लक्षण होता है वो होता है जो आवाज के साथ, मतलब वॉल्यूम के साथ, हम किसी घरघराहट की आवाज के साथ क्या होता है, हम इंस्पायरेशन करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होती है, आवाज आती है। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है क्योंकि एलर्जेंस का मतलब क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर गए जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग किसके अंदर आती है, ट्रैकिया के अंदर स्वेलिंग नहीं आती है, क्योंकि ट्रैकिया वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि अस्थमा में वो ऐसे बोल देता है कि स्वेलिंग इन ट्रैकिया। अस्थमा के अंदर स्वेलिंग इन ट्रैकिया नहीं होता, अस्थमा के अंदर स्वेलिंग इन ब्रोंकियोल्स। क्या होता है, ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई। अस्थमा का तो समझ में आ गया, एलर्जेंस की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, आवाज आती है, सांस नहीं आती, दम घुटता है, घरघराहट के साथ हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं। सेकंड हमारा डिजीज क्या है, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा बहुत बार पूछा गया है, सेम ऑडिस स्फिंक्टर की तरह। एम्फाइसेमा जो होता है वो होता है किसकी वजह से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग की वजह से। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई का लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है, सर्फेकेंट खत्म हो जाता है। सर्फेकेंट खत्म होने की वजह से हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एयर के लिए है ना, सरफेस कम पड़ जाती है। क्या हो जाती है, सरफेस कम पड़ जाती है, क्योंकि जो लुब्रिकेशन है ना वो खत्म हो गया। तो फिर इसके अंदर हम ऑप्शंस देखते हैं, वो पूछ रहा है ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन अस्थमा एंड सेकंड है एम्फाइसेमा। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स डिक्रीजेज रेस्पिरेटरी सरफेस। तो फर्स्ट ही हमारा सही हो गया, सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दूज द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो।
ये भी जो टॉपिक है जिसके अंदर वॉल्यूम्स पूछता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, इसके अंदर एक ध्यान रखना, स्पायरोमीटर, कि कौन सा मीटर है जिसके द्वारा ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हम जो है काउंट करते हैं, वो होता है स्पायरोमीटर। कौन सा होता है? स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो होता है ना, वो कभी भी रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी भी काउंट नहीं कर सकता। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं अभी। ये हमने बना लिया हमारे लंग्स। हमारे लंग्स जब हम क्या करते हैं, इनहेल, हम क्या कर देते हैं, एक्सपायरेशन भी कर देते हैं। हमने सांस छोड़ दी, फिर भी ये ऐसा तो है नहीं पिचक जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो इनके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हमेशा रहता है, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 1000 to 1100। ये होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको क्या है ना, स्पायरोमीटर माप नहीं सकता, क्योंकि ये हम रिलीज नहीं करते। स्पायरोमीटर बाहर के, या तो हम प्रेशर से क्या करें, इंस्पायरेशन करें, प्रेशर से एक्सपायरेशन करें, तो वो काउंट कर सकता है, लेकिन जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको स्पायरोमीटर काउंट नहीं कर सकता। एक कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हमारा फर्स्ट आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम होता है हमारा 500। इन सबको लर्न रखना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक तो होता है हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, एक हो रहा है हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम लॉन्ग इनहेल करते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तो वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि आप कितना और इंस्पायरेशन कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा फर्स्ट 2500 से 3000। थर्ड जो है वो है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है हमारा 1000 to 1100। फिर आया रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम पे बात कर चुके हैं, वो कितना होता है 1100 से 1200। अब ऑप्शन देख लो। फर्स्ट में हमारा क्या आ गया था, फर्स्ट में आया था हमारा थर्ड, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम कितना था, टाइडल वॉल्यूम था हमारा 500। जो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व था वो कितना था 2500 से 3000। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व था वो था 1000 से 1100। एंड जो उसके बाद क्या बचा हमारा आरवी कितना बताया 1100 से 1200। इनको बार बार लिख के आप सब लोग याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन वॉल्यूम के साथ साथ और साथ में कैपेसिटी के साथ साथ बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का तो होता है 104 mm ऑफ Hg एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 40। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर है। 159 ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है हमारा, ये किस चीज़ का बताया हुआ है, ये बताओ। ये बताया हुआ है हमारे एनवायरनमेंट का। जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर PO2 होता है वो होता है 159 mm ऑफ Hg। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है, तो चलो बताओ। PO2 ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली। PCO2 कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। PCO2 यदि कम है तो H+ कैसा होगा, कम होगा, और pH कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और यदि बताओ कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे HbO2 का हमने क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया, और इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। यदि किसी भी चीज़ का यदि कहीं पे भी टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो क्या करता है, विखंडन होता है या टूटने लग जाता है। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर क्या करना है, कम करना है। ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन इसमें सबसे ज़्यादा सही है। हाई PO2, लो PCO2, लेस H+ एंड लोअर टेम्परेचर। ठीक है, देन हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसके अंदर हमारा थर्ड आया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। पैराइटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स कितना होता है एल्वियोलाई। ऑक्सीजन PO2 कितना होता है एल्वियोलाई के अंदर, ये होता है हमारा 104। ये तो हमें क्या पता चल गया, नंबर पता चल गया 104 mm ऑफ Hg। आप सब लोगों को यूनिट तो पता ही होगी पार्शियल प्रेशर की, mm ऑफ Hg होती है। ऑप्शन देखते हैं कि ये पूछ रहा है किसके, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स किसके, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है जो इसके आगे ऐड हो सकता है। सेम एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लड,
ये देखो तीनों ऑप्शन इसलिए गलत हैं, इसने बात क्या करी है, इसने कोई ना तो PO2 की बात करी ना PCO2 की बात करी। ये किसकी बात करे जा रहा है भाई, ये ब्लड की बात करे जा रहा है। ब्लड का पार्शियल प्रेशर, ब्लड का पार्शियल प्रेशर, ब्लड का पार्शियल प्रेशर, तीनों ऑप्शन इसी वजह से गलत है। इज लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमारे एल्वियोलाई के अंदर PO2 कितना होता है 104 एंड PCO2 कितना होता है 40 होता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लंग डू नॉट डिफ्लेट ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सेल्ड बिकॉज। ये कंप्लीट हम जितना कर सकते हैं एक्सपायरेशन, उसके बाद भी हमारे लंग्स जो है वो श्रिंक नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका रीजन हम बता चुके हैं। वो किस वजह से नहीं होते, RV की वजह से नहीं होते। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, इसका अमाउंट कितना होता है 1100 से 1200 ml। देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, देयर इज द नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर नहीं होता। जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है प्लूरल फ्लूइड की वजह से। किस वजह से होता है, प्लूरल फ्लूइड की वजह से वो एक नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो श्रिंक नहीं होते हैं। दे हैव पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर तो होता ही नहीं है। द प्रेशर इज द लंग ग्रेटर देन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया सही। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, लंग्स प्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है ना वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वो किसकी वजह से हो रहा है, प्लूरल फ्लूइड की वजह से हो रहा है। प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा के बीच में, जो क्या कर रहा है, हमारे कंप्लीट एक्सेल करने के बाद भी हमारे लंग्स को क्या कर रहा है, श्रिंक होने से बचा रहा है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज डिसऑर्डर विच प्राइमरली सिगरेट स्मोकिंग हैपेंड फ्रॉम। आंसर एम्फाइसीमा। ए डिक्रीज इन pH ऑफ ब्लड विल रिजल्ट इन। इसने क्या बोला, pH क्या हुआ इंक्रीज, pH क्या हुआ सॉरी ए डिक्रीज इन pH, pH क्या हुआ डिक्रीज हुआ। pH डिक्रीज का मतलब क्या होता है, H+ ज़्यादा। H+ ज़्यादा का मतलब हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला था, CO2 ज़्यादा। CO2 क्यों ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास कार्बनिक एसिड ज़्यादा। तो फिर इसमें क्या बनेगा, तो ये किस वजह से हुआ, एक्सक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन बाय लीवर गलत है। द रेट ऑफ हार्ट बीट विल लेस गलत है। देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ ब्लड इन द ब्रेन, ये कोई ऑप्शन नहीं है। द एफिनिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन विल बी लेस, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जो है उपभोग में आ गई, यूज कर ली गई, ऑक्सीडेशन हो चुका है। ऑक्सीडेशन होने के बाद उसने क्या करा, CO2 रिलीज करा, CO2 सेल के अंदर बढ़ गई। तो ऑक्सीजन जो है वो कम है, इस वजह से CO2 ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी और वापस हमारी क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी। फोर्थ ऑप्शन सही है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। सिम्टम्स ऑफ अस्थमा क्या होता है, स्वेलिंग इन, देखो सेम ऑप्शन आ गया, स्वेलिंग इन ट्रैकिया जो गलत है, स्वेलिंग इन ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग गलत है। फ्लूइड इन लंग किसके अंदर होता है, निमोनिया के अंदर, ध्यान रखना निमोनिया के अंदर होता है। निमोनिया किससे होता है, निमोनोकोकस निमोनी कैसा है, बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो किससे होता है, अस्थमा तो एलर्जन से होता है। तो हमारा कैसा ऑप्शन सही है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मस्ट सेल इन लंग्स। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, तो वो है 500 ml एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना एक्सपायरेशन कर सकता है वो प्रेशर से, 1000 ml। वॉट विल बी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी बाहर निकलता ही नहीं है। तो वो पूछ रहा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो ये क्या होगा, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV, यही तो होगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कितना होगा, 1500। कॉन्सेप्ट आते हैं, ड्यू टू इंक्रीज एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट, मैनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसकी वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो पॉल्यूशन की वजह से हमारा क्या होता है, अस्थमा होता है। एम्फाइसेमा किस वजह से होता है, हमारे स्मोकिंग की वजह से होता है। फाइब्रोसिस किससे होता है, फैक्ट्रीज में काम करने से, कपड़ों वाली फैक्ट्रीज में, पत्थरों वाली फैक्ट्रीज में काम करने से होता है। तो जहाँ पर भी एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स की बात आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कौन सा डिसऑर्डर आना चाहिए, अस्थमा। और यदि मान लो कहीं पे भी स्मोकिंग की बात आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एम्फाइसेमा।
रिडक्शन इन द सीक्रेशन ऑफ सर्फेकेंट, सर्फेकेंट का रिडक्शन किसके अंदर होता है, ये होता है हमारे एम्फाइसीमा के अंदर। बीइंग ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग इन नेजल कैविटी गलत है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है और ये बार बार पूछा गया। देख लो अब आप कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते हैं। तो अस्थमा एंड एम्फाइसीमा जो है ना बार बार रिपीट होंगे ऑडी स्फिंक्टर की तरह, और सेम ऐसे हमारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, इन दोनों को तो बिल्कुल याद ही कर लेना आप लोग लिख लिख के। वॉल्यूम कैपेसिटी और इस चैप्टर में है क्या, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट प्लेसेस पे, लाइक एल्वियोलाई, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस। इसके लिए तो एक स्टोरी है। हम लोग जब घूमने जाते हैं ना ऊंची जगह पर, हम लोग एक्साइटेड होके जाते हैं कि यार हम लोग घूमने जा रहे हैं भाई, वैष्णो देवी जाकर आएंगे, तो हम लोग क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। लेकिन वहाँ जाकर क्या होता है, चले जाते हैं और वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं। हमें आती है वॉमिटिंग आती है, मन घबराने लग जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, सांस नहीं आती। तो इन सब का रीज़न क्या है, इन सब का रीज़न होता है हमारा एल्टीट्यूड सिकनेस। अब एक बात बताओ, ये हैं पहाड़ और यहाँ बात कर रहे हैं हम समुद्र की। समुद्र के अंदर प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है कम होता है, समुद्र के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। पहाड़ों के ऊपर प्रेशर क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो होता है कम। कैसा होता है प्रेशर, पहाड़ों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो होता है कम। प्रेशर कम तो ऑक्सीजन कम, प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन जो है ना वो इनहेल होने में क्या होगी, कम अंदर जाएगी। ऑक्सीजन कम जा रही है तो HbO2 कम बनेगा, ऑक्सीडेशन कम होगा और ATP कम मिलेगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ना वही क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाती है। समझ में आ गया कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे क्या होता है, दाब कम होता है, ऑक्सीजन कम मिलती है। दाब कम होने की वजह से जो हमारे पार्शियल प्रेशर के अंदर डिफरेंस है वो कम हो जाता है और हमारी जो गैस है ना वो कम अंदर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। अब ये रीज़न बता रहा है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, सही बात है। द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। ये पूछ रहा है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, गलत है। ए इज फॉल्स, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें, थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि सही बोल रहा है एल्टीट्यूड सिकनेस इसी कारण से होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्स के अंदर मोस्टली, पर ये भी आया हुआ है क्योंकि ये पुराने पैटर्न का क्वेश्चन था। When you stop breathing, which change in the blood will first produce the urge of breathe? जब आप थोड़ी दिन आपकी नाक बंद कर लेते हो, आपका कोई फ्रेंड आपकी मुंह बंद कर लेता है, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा रीज़न है जिस वजह से आपको क्या होता है, इच्छा होती है कि आपको सांस लेना है। इंक्रीज द CO2, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये हो सकता है। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O2। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि बात करते हैं ना डिपेंडेंस की, कि किस पर ज़्यादा डिपेंड कर रही है, तो वो डिपेंडेंस होती है हमारी CO2 मैक्स होती है, CO2 पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड, जिस वजह से क्या होती है, आपको इच्छा होती है कि आपको सांस लेना है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन? भाई ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस बार तो इसने सही पूछा है। अबाउट द 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। लो, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसने क्या बता दिया, गलत बता दिया। 90% थोड़ी कैरीड करता है, 7% प्लाज्मा रहता है, बाकी तो हीमोग्लोबिन से तो 3% या 1 to 2% होता है, क्योंकि सारा काम तो हमारा कौन करता है, सारा काम कौन करता है, हमारा प्लाज्मा करता है। किस फॉर्म में करता है, HCO3 कार्बोनेट के फॉर्म में। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट कोज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी? नहीं। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट किससे रिलेटेड है, एम्फाइसीमा से रिलेटेड है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, सर्फेकेंट कम होता है, ना कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है। अफेरेंट सिग्नल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन पोन्स पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन इंक्रीज नहीं भाई, यहाँ पर क्या आना चाहिए, डिक्रीज करता है। हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी होती है ना, यदि हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी होती है, उससे कौन हमें प्रोवाइड करवाता है, पोन्स।
पोन्स का एक न्यूमेटिक सेंटर है जो हमें क्या करता है, उत्तेजित करता है, या हमें इम्पल्स या हमें क्या करता है, न्यूरॉन का क्या काम है, आवेग प्रदान करने का, कंट्रोल करने का। तो जो हम फास्ट इंस्पायरेटरी रेट होती है हमारी, कि हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। तो इंक्रीज नहीं करता इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को, क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली फोर्थ आंसर होगा। तो वर्कर हु वर्क इन स्टोन क्रशिंग ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम फाइब्रोसिस, ये सही आंसर है। फाइब्रोसिस जो सिलिकोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, ये किस वजह से होता है, जो फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स काम करते हैं ना, माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रो फाइबर्स होते हैं, वो उनके लंग्स के अंदर जाकर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो फाइब्रोसिस एंड सिलिकोसिस एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। अबाउट 6 months ago, among the people who migrate from the plains to the area near रोहतांग तो कैसा है हमारा, एल्टीट्यूड पर है, एल्टीट्यूड पर है मतलब ऊंचाई पर है, ठीक है, ऊंचाई पर है। तो फिर क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता रहना चाहिए भाई, रोहतांग का दर्रा जो है ना वो ऊंचाई पर है, वरना क्वेश्चन ही नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, अब हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि क्या होगा यदि वो इतने टाइम से वहाँ रह रहा है। द नंबर ऑफ आरबीसी विल बी नॉर्मल, नॉर्मल तो कभी नहीं रहती वहाँ पर। क्या होता है, यदि हम एल्टीट्यूड में जाते हैं, आरबीसी बढ़ जाती है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, एंड HbO2 का जो बाइंडिंग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन की जरूरत ही कम पड़े, क्योंकि ऑक्सीजन मिल ही कम रही है। दे विल हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन विल हैव लेस एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। विल नॉट बी फिजिकली फिट, ये तो कुछ सही नहीं है, वहाँ के लोग खूब फुटबॉल खेलते हैं। विल सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस इंक्लूडिंग नोशिया फैटिक एंड सिम्टम्स अपीयर, नोशिया फैटिक नहीं होते भाई। तो इसमें कौन सा आंसर सही हुआ हमारा, सेकंड। Even after utilization of oxygen by the tissue of the body, a large amount of it remain unutilized in the human body. हमने बात करी थी 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेके जाता है, 20 ml ऑक्सीजन लेके जाता है। जो सेल को कितनी देकर आता है, 5 ml लेके आता है। तो 15 ml का क्या करता है, जब हमने बात करी थी यदि हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ये 15 ml भी कंज्यूम हो जाती है। तो इसके अंदर क्या है, इट इज रिजर्व फॉर मस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट फॉर्म इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द ब्लड। जो हमारे अंदर CO2, सेल के अंदर से CO2 निकली, कैसे निकली, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन का यूज हुआ एंड CO2 रिलीज हुई एंड ATP का फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो यही पूछ रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो ऑप्शन देखते हैं, 70% इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये तो गलत है। 70% तो क्या होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। कार्ब अमीनो इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं, गलत है। इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, सही है। क्योंकि मोस्टली जो CO2 का जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट आयन के रूप में होता है। कार्बोनेट आयन कार्बनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। जो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, 70% ऑफ CO2 को क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर लेके जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्शियस एफर्ट इन ब्रीदिंग। यदि हम बिल्कुल कॉन्शियस ब्रीदिंग करें तो इसके अंदर क्या जो चीज़ है वो पॉसिबल है, ये क्वेश्चन है। कॉन्शियस inhalation and exhalation can happen without any movement in the ribs, only with the movement in the diaphragm, ये तो हो सकता है। आप खुद लोग बैठ के ट्राई करना कि बिना रिब्स की मूवमेंट के सिर्फ डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो सकता है, हम लोग इनहेल कर सकते हैं। अब और ऑप्शंस गलत ही होंगे, वो देख लेते हैं। लंग्स कैन बी कम्प्लीटली एम्प्टी, ओह ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रिजर्व वॉल्यूम कहाँ गया, रिजर्व वॉल्यूम कहीं जा ही नहीं सकता। कंप्लीटली एम्प्टी तो कभी लंग्स हो ही नहीं सकते। कैन एक्सेल एयर कंप्लीटली विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन तो कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि 15 ml तो वापस आती है। यदि वो 15 ml कंज्यूम भी कर लेता है एक्सरसाइज के बाद भी, तब भी 5 ml ऑक्सीजन तो वापस आती है बाहर। एक्सेलेशन कैन बी डन थ्रू यूज टेकन ट्यूब, ये तो पॉसिबल नहीं है। यूज टेकन, यदि आप नाक और मुंह बंद कर लेते हो तो क्या आपके सांस बाहर निकलती रहती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। व्हेन द इनहैबिटेंट ऑफ द प्लेन्स मूव टू द हायर एल्टीट्यूड,
दे जनरली एक्सपीरियंस द फॉलोइंग चेंजेस। सेम हमारे पास किस चीज़ का क्वेश्चन आ गया, एल्टीट्यूड सिकनेस का। किसका आ गया, एल्टीट्यूड सिकनेस का। एल्टीट्यूड सिकनेस के अंदर क्या होगा, आरबीसी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द साइज ऑफ आरबीसी सेल, इंक्रीज इन द, ये सही है। इंक्रीज इन द ब्रीथिंग रेट भी सही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ये सही नहीं है। साइज भी इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, एचबी मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। तो 3 सही है। प्लेटलेट से कोई मतलब नहीं होता, तो प्लेटलेट्स के नंबर इंक्रीज होने से मतलब नहीं होगा। तो इसके अंदर हमारा कौन सा आएगा, हमारा आएगा बी एंड सी ऑप्शन, क्योंकि हमारे को क्या दिया हुआ है, बी एंड सी तो कंफर्म है। ए इसके अंदर नहीं आया कि उसने साइज को मैटर नहीं करा, उसने बोला नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गिवन बिलो आर 4 ब्रोंकियल कैपेसिटीज। हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज दी हुई है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद देखना, इसका आंसर बताना, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के ऊपर पहले काफ़ी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो ऑफ 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज ए टू डी, 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इन्हें मैनर में दिए हुए हैं इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन। तो हमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स बताना है कि कौन से जो है ना सही है और गलत है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा। ये प्रीवियस AIPMD 2010 में आया हुआ है। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आजकल आते हैं क्लिक क्वेश्चंस, जिनके अंदर तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। तो टाइमिंग का रहता है ना कि आजकल वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस देता है। ये आपने देखा होगा, यदि आप 2005 से पहले के क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, तो उनका जो लेवल आता है ना वो अलग ही आता है। जो आप यदि प्रीवियस ईयर भी देख रहे हैं ना, तो 5 ईयर प्रीवियस ईयर देखना और 5 ईयर से पहले के देखना, उनमें है ना क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द बायोकैपेसिटी या फिर वाइटल कैपेसिटी, क्या बोलते हैं उसे, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो होती है हमारी ERV प्लस IRV प्लस TV। ये क्या होती है हमारी, तो हमारे पास ऑप्शन है टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो फर्स्ट ही हमारा आंसर सही हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, ERV IRV प्लस TV प्लस RV, ये होती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। यदि इसके अंदर से हम RV हटा दें तो क्या बच जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, द exacerbation of asthma attack in certain season in related to। अस्थमा अटैक जो होता है वो कौन से सीजन के अंदर रिलेट होता है, कि ये ऑप्शन दिए हुए। लो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ईटिंग फ्रूट्स प्रिजर्व इन द टिन कैन, इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं होता। पॉलेंस, पॉलन ग्रेन से बहुत सारे लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है। एलर्जी होने की वजह से क्या होता है, उन्हें अस्थमा हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव 5 million रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, वाइट दूज लिविंग एट एन एल्टीट्यूड, कितना है उनके पास, 8 मिलियन है। जो लोग सी लेवल पे रहते हैं, जो लोग समुद्र तल पे रह रहे हैं, उनके पास आरबीसी है 5 मिलियन, और जो लोग रह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड पे, उनके पास आरबीसी कितनी है, 8 मिलियन। दिस इज बिकॉज एट हाई। तो अब आप बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए। एक तो अस्थमा देखा आपने, अस्थमा देखा बहुत बार, और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस की एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कि ये किस वजह से होता है। पीपल गेट पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ, गलत है। एटमॉस्फेरिक O2 लेवल इज लो, सो मोर नंबर ऑफ आरबीसी। एटमॉस्फेरिक लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता है, पार्शियल प्रेशर बाहर का, इस वजह से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है उसे अंदर ज़्यादा लेने के लिए आरबीसी बढ़ा दी, तो इसलिए क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिगर गिवन बिलो शो द स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग। ये हमें किस चीज़ का डायग्राम दिया हुआ है, ये है हमारी क्या, एल्वियोलाई। क्या है एल्वियोलाई, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, डायग्राम देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसको ध्यान रखना।
तो ये पूछ रहा है ए बी सी डी करेक्टली मैच्ड विद देयर फंक्शंस। चलो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। ये जो सी है, सी इसने क्या बोला, ब्लड कैपिलरी, ये हमने सही लिख लिया। ए क्या है, एल्वियोलाई है। डी क्या है, डी है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि एल्वियोलाई एंड कैपिलरी के बीच का पार्ट है, बहुत हल्का पार्ट है। क्या है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बी क्या है हमारी, आरबीसी। तो ये पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन बताना है। चारों चीजें आपको समझ में आ गई। ऑप्शन हम देखते हैं। बी क्या बताया इसने, रेड ब्लड सेल्स मेनली ट्रांसपोर्ट CO2। आरबीसी कोई CO2 थोड़ी लेके जा रही है, ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है आर्टेरियल कैपिलरी। सी इसने बताया तो सही है कि कैपिलरी है, लेकिन सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यू, सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यू नहीं करता ये काम, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, आ रही है टिश्यू से, आ रही है, जो कि क्या कर रही है, ऑक्सीजन लेके आएगी अपने पास से। एल्वियोलर कैविटी, ए क्या है हमारी, एल्वियोलर कैविटी, ये इसने सही बताया, एल्वियोलर कैविटी। और यहाँ पर काम क्या है इसका, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये वेन्यू है, ये वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, कैपिलरी वॉल्व। कैपिलरी वॉल्व थी डी, CO2 एंड एक्सचेंज होती, गलत है, कैपिलरी वॉल थोड़ी थी, वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, ठीक है। तो कौन सा, डायग्राम वाले क्वेश्चंस बताने के लिए वाला क्वेश्चंस लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय ब्लड रीच द लंग्स। 70% पूछा है उसने। 70% जो है CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, बताओ। इतनी बार बात हो चुकी है, बाइकार्बोनेट फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द फिगर द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन एंड 4 डिजाइंस A B C D आर शोन, चूज द ऑप्शन द करेक्टली आइडेंटिफाई, ठीक है। ए क्या है, ट्रैकिया, डायग्राम देखते ही पता चल गया। बी क्या है हमारी, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। सी क्या है, एल्वियोलाई। और डी क्या है हमारा, डायफ्राम। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट बी इसने बताया प्लूरल मेम्ब्रेन, सही है भाई। सराउंडिंग द रिब्स, सराउंडिंग द रिब्स गलत हो गया, सराउंडिंग द लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन एल्वियोलाई, सी क्या बताया, एल्वियोलाई करेक्ट है। थिन वॉल वैस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सही है, इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। थर्ड जो है वो क्यों गलत है, डी इसने क्या बताया, लोअर एंड ऑफ लंग। लोअर एंड ऑफ लंग नहीं होता, ये तो सेपरेट डायफ्राम है। कोई लंग जो है डायफ्राम से अटैच थोड़ी रहता है, कि उसका पार्ट थोड़ी है, लोअर एंड थोड़ी है लंग का, ये तो डायफ्राम तो एक अलग सेपरेट है। उसके बाद है ए ट्रैकिया, ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ कंडक्ट ऑफ द एयर टेकन इन इनहेलेशन विच मेड कंप्लीट कार्टिलेज नहीं होती। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि जो ट्रैकिया होता है उसके अंदर कैसी होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग होती है सी शेप की, जो पिचकने से रोकती है, कंप्लीट रिंग्स नहीं होती। ये बी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रैकिया के अंदर जो है कंप्लीट रिंग्स होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो ट्रैकिया के अंदर कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। जो सी है वो एल्वियोलाई है और क्या काम कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है। तो आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।